नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं सुबह की बड़ी सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन 18 सितंबर को 24 सीट पर मतदान। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। ममता सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र संगठन आज निकालेंगे सचिवालय चलो मार्च। तो वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने खत्म किया सस्पेंस। 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर सुनवाई आज। राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की पूरक चार्जशीट पर करेगा विचार। सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य गुजरात में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में तैयारियों की हुई पूरी समीक्षा। पूरे गुजरात में आज सभी प्राथमिक स्कूल बंद। भारत ब्राजील के बीच नवी संयुक्त आयोग की बैठक आज। दोनों देशों के विदेश मंत्री करेंगे बैठक की सह अध्यक्षता। रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर होगी चर्चा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी का 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा। 36 घंटे के भीतर कई हमलों को दिया अंजाम। BLA ने जारी की हमले का वीडियो। और महिला T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। 3 अक्टूबर को होगा टूर्नामेंट का आगाज। और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की आगामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। जनादेश में सबसे पहले बात आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण का विधानसभा चुनाव है और प्रत्याशियों के नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे सभी राजनीतिक दलों ने इस चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस चरण में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीट पर मतदान होगा। आज नामांकन दाखिल करने के बाद कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसके तहत त्राल से सुरेंद्र सिंह चन्नी, देवसर से अमानुल्लाह मंटू, दुरू से गुलाम अहमद मीर, अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सैयद, इंदरवाल से शेख जफरुल्लाह, भद्रवाह से नदीम शरीफ, डोडा से शेख रियाज, डोडा वेस्ट से डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत, बनिहाल से विकार रसूल वान को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस 32 सीट पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सेवानिवृत्त जस्टिस हुसैन मसीदी को पंपोर, मोहम्मद खलील बंद को पुलवामा, मोहिउद्दीन मीर को राजपोरा, शौकत हुसैन गनी को जैनपोरा, शेख मोहम्मद रफ़ी को शोपियां, सकीना इट्टू को DH पोरा, पीरजादा फिरोज अहमद को देवसर, चौधरी जफर अहमद को लारनू, अब्दुल मजीद लारमी को अनंतनाग पश्चिम और डॉक्टर बशीर अहमद वीरी को विजय बेहरा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।
और अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आज छात्र संगठन एकजुट होकर सड़क पर उतरने वाले हैं। इस अभियान को नाम दिया गया है नवन्ना अभियान। बीजेपी इस आंदोलन को पूरा समर्थन कर रही है। इस बीच कोलकाता पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभियान के लिए उन्हें कोई आवेदन दिया नहीं गया है। नवन्ना अभियान से पहले ही राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा ने पुलिस पर आंदोलन में बाधा डालने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पुलिस से सवाल किया कि छात्रों के गैर राजनीतिक आंदोलन में बाधा डालने की कोशिश क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो इस आंदोलन में छात्रों के साथ हैं। जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दोज आर अरेंजिंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन, दे हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म थ्रू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपको इंटीमेशन है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, हमारा आंदोलन नहीं है, लेकिन इस तरीके का डेमोक्रेटिक शांतिपूर्ण जो भी आंदोलन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ऐसे किसी भी आंदोलन को कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, ऐसे हर आंदोलन को, कोई भी पार्टी का भी आंदोलन हो, उसको बीजेपी का सपोर्ट है। पुलिस का दावा है कि संगठन की ओर से प्रदर्शन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की गई, लेकिन इसके लिए कोई भी आवेदन नहीं दिया गया। कोई लिखित आवेदन नहीं है। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये आंदोलन की आड़ में कोई दुष्कृति या कोई भी आदमी हिंसा फैलाना चाहता है या कुछ गड़बड़ करना चाहता है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जो भी आप करना चाहते हैं, कानून को मान कर करें। प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि उनका ये जो नबानो अभियान है, ये बेआईनी है। उधर टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने अलग राग छेड़ दिया है। उनका दावा है कि टीएमसी की सरकार के खिलाफ सभी दल मिलकर साजिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक होगी। यह बैठक नई दिल्ली में होगी। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास और एम्स के न्यूरोलॉजी की पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव इस कार्यबल के सदस्यों में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यबल को 3 सप्ताह में अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के अंदर अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी की आज लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में मायावती को फिर एक बार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की संभावना है। आपको बता दें कि मायावती साल 2003 से लगातार पार्टी के अध्यक्ष है। इससे पहले बीएसपी ने कल मायावती के सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की खबरों को अफवाह बताया और कहा कि जब से आकाश आनंद को किसी विशेष परिस्थिति में बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया गया है, तब से विरोधी फेक न्यूज फैला रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को कई और राज्यों के चुनाव प्रचार अभियान की जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी उनका कद पार्टी में बढ़ाया जा सकता है। इस बैठक में केंद्रीय और प्रदेश यूनिट के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। और झारखंड का सस्पेंस फाइनली खत्म हुआ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन का अगला सियासी कदम क्या होगा, इस पर से पर्दा हट गया है। 30 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे वे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में घोषणा की। चंपाई सोरेन ने उनके साथ कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हाल ही में चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया था। और अब खबर दिल्ली के कथित आबकारी नीति से जुड़ी हुई, जहां सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज के लिए बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले की तारीख 27 अगस्त तक तय करते हुए कहा था कि अदालत को उसी दिन केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर ईडी के पूरक आरोप पत्र पर भी विचार करना है।
और अब खबरें मौसम से जुड़ी हुई। गुजरात इस वक्त बाढ़ की कहर से जूझ रहा है। भारी बारिश के चलते पूरे राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने गुजरात में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहले से ही गुजरात में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति हो गई थी। भारी बारिश के अलर्ट के बाद राज्य के सभी प्राथमिक स्कूल आज बंद रहेंगे, जबकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के खुलने या बंद होने का निर्णय जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया है। गुजरात में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर मुख्य सचिव राजकुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य गुजरात में संभावित बारिश के प्रभावों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी जिलों के प्रशासन को पूर्व आवश्यक तैयारियों और सतर्कता के निर्देश भी दे दिए हैं। सभी संबंधित विभागों को बारिश के बाद पानी भरने, रोगों के फैलाव और बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं वडोदरा मंडल के बाजवा स्टेशन पर भारी बारिश से हुए जलभराव के कारण रेल यातायात भी प्रभावित होगा। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए कल केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की। भारत और ब्राजील के बीच नवी संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में दोनों पक्ष समग्र रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा ब्राजील के विदेश मंत्री विएरा का आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 36 घंटे के भीतर 2 अलग अलग हमलों में 68 शत्रुओं और 62 सैन्य कर्मियों को मारने का दावा किया है। इस दौरान उसने बेला कैंप और बलूचिस्तान के मध्य राजमार्ग पर कब्जा करने का भी दावा किया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इससे जुड़े वीडियो भी जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश के कई राजनीतिक पार्टी और मीडिया संस्थान द्वारा यह खबरें प्रसारित की जा रही हैं कि भारत ने फरक्का बैराज के गेट खोल दिए हैं, जिसके कारण बांग्लादेश में बाढ़ आ गई है। इस खबर के बारे में विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने फरक्का बैराज के गेट खोलने की मीडिया रिपोर्ट देखी है। फरक्का बांध इसलिए खोला गया है क्योंकि नदी के नीचे की ओर 11 लाख क्यूसेक से अधिक पानी गंगा में अपने प्राकृतिक मार्ग से प्रभावित हो सकेगा। यह एक सामान्य मौसमी घटनाक्रम है। यह समझना चाहिए कि फरक्का केवल एक बैराज है, बांध नहीं। जब भी पानी का स्तर तालाब के स्तर तक पहुंचता है तो जो भी जल प्रवाह आता है वह निकल जाता है। यह केवल 40,000 क्यूसेक पानी को फरक्का नहर में मोड़ने के लिए एक संरचना है, जिससे मुख्य गंगा या पद्मा नदी पर गेटों की एक प्रणाली का उपयोग करके सावधानी पूर्वक किया जाता है, जबकि शेष पानी मुख्य नदी में बहकर बांग्लादेश चला जाता है। प्रोटोकॉल के अनुसार डेटा को नियमित और समय पर बांग्लादेश में संबंधित संयुक्त नदी आयोग के अधिकारियों के साथ साझा किया जाता है। इस बार भी ऐसा ही किया गया है। मोदी सरकार के यूनिफाइड पेंशन स्कीम से देश भर से कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है, तो राजनीतिक रूप से इस फैसले पर विपक्षी पार्टियां टीका टिप्पणी कर रही हैं। सरकार ने इस फैसले के बारे में भ्रम फैलाए जाने को लेकर फिर से स्पष्ट किया है कि इस योजना से कर्मचारियों का फायदा ही होगा, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। भारत सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस के रूप में मोदी सरकार की इस सौगात का सभी विभागों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। यूपीएस की एक जो मैंने पहले सबसे मेन फीचर है कि 50% उनका बेसिक का पेंशन निर्धारित हो जाएगा। एंड सेकेंडली मिनिमम एश्योर्ड जो पेंशन है वो 10,000 कर दी है गवर्नमेंट ने। एंड फैमिली पेंशन है जो 60% कर दिया गया है। और इसके साथ में ये जो पेंशन है ये इन्फ्लेशन लिंक्ड कर दिया गया है कि जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे से बढ़ेगा तो उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। तो ये फोर्थ इसका बेनिफिट दिया गया है। ये जो यूपीएस है, जो रिटायरीज़ मानिए 2004 जब एनपीएस शुरू हुआ था और 2025 के बीच में भी रिटायर किए हैं, उनको भी ये ऑप्शन दिया जाएगा। और जो अरियर्स हैं अगर होते हैं पास पीरियड के, तो वो विद
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पीपीएफ में रहता है उस इंटरेस्ट पे दिए जाएंगे। सरकार के फैसले को राजस्थान के बीकानेर के कर्मचारियों ने भी बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय बताया है। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए जो नई पेंशन स्कीम यूपीएस नाम से चालू की गई है वह एनपीएस की तुलना में काफ़ी अच्छी है। एक सकारात्मक कदम के रूप में हम देखते हैं और लगातार प्रयासों के बाद इस तरह की घोषणा से कर्मचारियों के बीच एक आशा तो जगी है। ये योजना जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सौगात लेकर आई है, वहीं सियासी गलियारों में इस पेंशन स्कीम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरों को नकारते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को अब 25 वर्ष की सेवा समाप्त करने के बाद 50% की पेंशन और 60% फैमिली पेंशन की सुविधा मिलेगी। साथ ही महंगाई भत्ते का लाभ भी यूपीएस योजना में मिलता रहेगा। इसके साथ ही मौजूदा एनपीएस और यूपीएस में चुनने का विकल्प भी कर्मचारियों को दिया गया है। अगर कर्मचारी की नौकरी 25 साल से कम है तो उस स्थिति में प्रोरेटा आधार पर पेंशन दी जाएगी। सरकार इस पूरी प्रक्रिया के लिए 2 तरह के फंड बनाने जा रही है। पहला फंड होगा व्यक्तिगत पेंशन फंड और दूसरा होगा सरकारी कॉर्प्स। व्यक्तिगत फंड में कर्मचारी और सरकार का 10-10% का योगदान होगा। सरकारी कॉर्प्स में 8.5% का योगदान सरकार अपनी ओर से करेगी, जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों की 50% पेंशन में किसी भी तरह की कमी की भरपाई के लिए किया जाएगा। व्यक्तिगत फंड में कर्मचारियों को अपना निवेश विकल्प चुनने का अधिकार होगा और 60% कॉर्प्स निकालने की भी सुविधा दी जाएगी। जिस अनुपात में कॉर्प्स निकाला जाएगा उसी अनुपात में पेंशन में कमी हो जाएगी। ध्यान रहे कि इस तरह की सुविधा ओल्ड पेंशन स्कीम में भी मौजूद है। व्यक्तिगत पेंशन फंड में अगर कर्मचारी को 50% पेंशन से ज्यादा रिटर्न मिलता है तो ये कर्मचारी का ही होगा। वहीं यूपीएस लागू करने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल खड़े किए हैं। भाजपा ने यूपीएस को कांग्रेस शासित प्रदेशों में लागू न करने को लेकर भी जमकर घेरा है। 2003 में सब लोगों ने तय किया था देश में, और सारे राज्यों में हुआ था। ऐसा थोड़ी ना कि भाजपा राज्यों में एक ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम आई। अब एक मांग थी इसमें सुधार होना चाहिए, तो मोदी जी की सरकार ने आकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी करती तो कुछ नहीं है, आरोप लगाती है। यूपीएस को लेकर राजनीति का प्रयास करती कांग्रेस के अंदर ही इस मुद्दे पर मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। जहां एक और यूपीएस के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आपत्तिजनक टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती का यूनिफाइड पेंशन स्कीम का खुलकर समर्थन करना और यूपीएस को एक विवेकपूर्ण और स्वागत योग्य कदम बताना कांग्रेस की आपसी कलह की कलई को खोलता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कहा है कि जिस तरीके से परिवार और भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है वह स्वागत योग्य कदम है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम उसके अंदर दोनों प्रेजेंट है। एम्प्लॉइज के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी और उनका डिग्निटी प्रोटेक्ट होगा। और अभी सदर्न रेलवे में ज़्यादातर 62,700 पीपल उनको एक ऑप्शन मिलेगी और वो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन करके सब इस न्यू स्कीम के बेनिफिशियरीज होंगे। अभी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो अनाउंस किया यूपीएस यूनाइटेड पेंशन स्कीम, तो मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा है। जब मैंने 25 साल नौकरी करके भी मैंने रिटायर्ड लिया, उसके बाद मेरे को मेरा लास्ट जो बेसिक है उनमें से 50% प्लस डीए मिलेगा मेरे को। अगर मान लीजिए मेरा कुछ भी हो जाएगा कि मेरा फैमिली को 60% का फैमिली पेंशन मिलेगा। अगर मैंने 10 साल जॉब करके भी छोड़ देता हूँ मेरे को 10,000 का पेंशन मिलेगा। तो मैं ये तो बोलूँगा कि सभी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सभी कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा खुशखबर है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसमें हम लोग रिटायरमेंट के बाद में एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे हम लोगों का लास्ट मंथ का सैलरी का 50% प्लस डीए हम लोग हर महीने पेंशन का तरफ मिलेगा। लेकिन ओपीएस में भी ऐसा ही था, जो बेसिक का 50% प्लस डीए हम लोगों को मिलता था, अभी यूपीएस में भी वैसा ही हम लोगों को मिलेगा। तो ये अभी बहुत अच्छा सिस्टम है। हम लोगों का लास्ट महीने का जो सैलरी बनेगा उससे 50% प्लस डीए ऐसा बन के हम लोग एक निश्चिंत रूप में
हम लोग रिटायरमेंट के बाद में हम लोगों का ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी के लिए ये स्कीम बहुत अच्छा है। लद्दाख में 5 नए जिलों के निर्माण की खबर से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। उनका कहना है कि नए जिलों के निर्माण से सुविधाओं और अवसरों को लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। थैंक यू बोलना चाहता हूँ मोदी जी और अमित शाह जी और जयमाल सिंह नमग्याल जी तीनों को बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बोले जाए तो अभी खास से खास हम जांस्कर वासियों के लिए हम जब पहले से बहुत सालों पहले से हम लोग बहुत उम्मीद था कि हम लोग को एक डिस्ट्रिक्ट चाहिए था, इसलिए हम लोग जांस्कर वासियों के लिए बहुत अच्छा हुआ कि अभी ये डिस्ट्रिक्ट मिलने से बहुत अच्छा हुआ। यहाँ में रजिस्टर करना होता है जो भी काम, वो अभी आसान हो जाएगा। लद्दाख के खासकर जांस्कर और नुब्रा की ये डिमांड पहले से रहा है कि डिस्ट्रिक्ट का, तो वो फुलफिल होना एक बहुत बड़ी बात है। तो हम तो खुश है कि अच्छा ही होगा बॉर्डर के लोगों के लिए, टाइम बचेगा, एजुकेशन अच्छा होगा और खासकर जो रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज है। लद्दाख के चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी ताशी ग्याल्सन ने 5 नए जिलों के निर्माण पर कहा कि यह निर्णय लद्दाख के लोगों के लिए ऐतिहासिक है। मैं समझता हूँ यूटी बनने के बाद से जो है, जो बॉर्डर में जो बॉर्डर स्ट्रेंथन, बॉर्डर के सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होने में जो काम हुआ है ना जी, आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं। जो पहले इतने सालों में नहीं हुआ वो इतने शॉर्ट स्पेन में, और उसके पीछे विजन था हमारे प्राइम मिनिस्टर का। और जो है वहाँ की सीमा तभी सुरक्षित रह सकता है जब सीमा पे बैठने वाले लोग आप जो है सुरक्षित के साथ साथ वो आप प्रोग्रेस करेंगे। इसी विचार के साथ जो है इन डिस्ट्रिक्ट को भी, जो बॉर्डर इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट बन रहा है उस विचार के साथ बनाया। तो पूरे बॉर्डर एरिया को एक लंबे दूर अंदेश सोच के साथ जो है ये सारा स्ट्रेटेजिकली कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आईसीसी ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। महिला T20 विश्व कप के सभी मुकाबले दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी, जबकि भारत अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ 6 अक्टूबर को भिड़ेगा। महिला T20 विश्व कप में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। इन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों को रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमें शामिल है। भारतीय टीम 6 अक्टूबर से अपना ये शुरुआत करने वाली है अपने टूर्नामेंट का, और साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की भी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल इस प्रतियोगिता के शुरुआती दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले दौर के मैच में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम हार के साथ प्रतियोगिता से बाहर हो गए। उन्हें अमेरिका के बेन शेल्टन ने हराया। वहीं यूएस ओपन में ही खेले गए एक अन्य पुरुष एकल मुकाबले में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। ज़्वेरेव ने जर्मनी के खिलाड़ी को हराकर अपने दौर में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के महिला वर्ग में अमेरिका के कोको गॉफ ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। पहले दौर में मैच में गॉफ ने रूस की वारवरा ग्रोचोवा को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको जन्माष्टमी की कुछ मनमोहक तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। आपको बता दें कि कल रात 12 बजे नंदलाल के जन्म पर देश भर के मंदिरों में उत्सव मनाया गया। हर तरफ नंदलाला के जन्मोत्सव की खुशियां मनाई गई और लोग कान्हा की भक्ति में लीन दिखे। बात करें अगर मथुरा की, तो मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान पर 1008 कमल पुष्पों से अर्चन किया गया और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को विशेष रूप से अभिषेक किया गया। आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। शेष और महेश तत्व नेत नेत योगी हैं, तत्वन के तत्व जगजीवन सांदीपन के यहाँ रहकर 14 एक चीज आता है और उनको देखिए अब इस समय वो किसी के अंतर्गत नहीं है। इनका जो
अभिषेक स्थल पर ले जाएंगे, जहां पर से अभिषेक